गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट जो आपका 16 का चैप्टर है चैलेंज बिफोर इंडियन इकोनॉमी, इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। क्लासरूम में हमने पहले इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा था, इसके नोट्स हैं वो भी आप सबको लिखवाए हुए हैं। आज हम केवल एग्जाम की दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं केवल उन्हीं पे डिस्कस करेंगे। आपको पता है यह चैप्टर भी आपका बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का, और 3 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर के। और पेपर में इनका क्रम क्या रहेगा? 5वां, 6वां और 7वां जो क्वेश्चन आपका आएगा उसी चैप्टर से आएगा। 8वां, 9वां और 10वां जो क्वेश्चन है वो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्लानिंग वाला जो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया वहां से आएंगे। तो 1 से लेकर 10 तक के जो आपके क्वेश्चन है 1-1 नंबर के, उनमें से 6 क्वेश्चन है या 6 नंबर के क्वेश्चन है वो आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे जब हम चैलेंज बिफोर इंडियन इकोनॉमी वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। पहली बात देखो, इंडियन इकोनॉमी है, इससे बहुत सारे चैलेंज है उनको फेस करना पड़ रहा है, और इन चैलेंज में से इस चैप्टर में हम 3 चैलेंज है उनके बारे में पढ़ेंगे। एक तो आपका इन्फ्लेशन, सेकंड आपका पॉवर्टी और थर्ड है अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति, पॉवर्टी को गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट को बेरोजगारी। ठीक है, तो यहां से आपसे 2 क्वेश्चन पुट अप किए जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ एनी 2 चैलेंज ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इन्फ्लेशन, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट में से कोई भी 2 पॉइंट आप लिख दोगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, राइट द नेम ऑफ एनी 2 सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय जो अर्थव्यवस्था है इसकी प्रमुख सामाजिक आर्थिक चुनौतियां कौन कौन सी हैं? तब आपको लिखना है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, इन्फ्लेशन है ये तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होने के साथ साथ सोशल प्रॉब्लम्स भी हैं। तो ये जो 3 चैलेंज है इनमें से हम आज फर्स्ट चैलेंज स्टार्ट करते हैं, इन्फ्लेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन की डेफिनेशन क्या है? मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? कंटिन्यूअस इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज इन्फ्लेशन। वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य कीमतों में, वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य कीमतों में होने वाली वृद्धि को हम मूल्य वृद्धि कहते हैं। तो क्या डेफिनेशन लिखोगे? कंटिन्यूअस इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज इन्फ्लेशन। नेक्स्ट पॉइंट हमें ध्यान रखना है प्राइस। प्राइस को हिंदी में क्या बोलेंगे? कीमत। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है व्हाट डू यू मीन अबाउट प्राइस, डिफाइन द टर्म प्राइस। तो प्राइस की डेफिनेशन क्या लिखोगे? द अमाउंट ऑफ करेंसी, द अमाउंट ऑफ करेंसी व्हिच इज पेड टू परचेज एनी गुड और सर्विस इज नोन एज प्राइस। किसी भी वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए हम जो मुद्रा की मात्रा चुकाते हैं उस मुद्रा की मात्रा को उस वस्तु की क्या कहते हैं? कीमत। जैसे मान लीजिए बाजार में हम एक पेन खरीदने के लिए गए और उस पेन के बदले में हमने 5 रुपए चुकाए, तो उस पेन की कीमत क्या होगी? 5 रुपीज। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन अबाउट प्राइस? द अमाउंट व्हिच इज पेड टू परचेज ए गुड और ए सर्विस इज नोन एज प्राइस। नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा जनरल प्राइस लेवल, सामान्य कीमत स्तर। व्हाट डू यू मीन अबाउट जनरल प्राइस लेवल? एवरेज प्राइस ऑफ, एवरेज प्राइस ऑफ मैनी आइटम्स और ए ग्रुप ऑफ आइटम्स इज नॉन एज जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति का माप। देखो, इंडिया में इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए बहुत सारे प्राइस इंडेक्सेज हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं, जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? राइट द नेम ऑफ एनी 2 प्राइस इंडेक्सेज which are prepared in India
फॉर मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। तो आप ये जो 3 प्राइस इंडेक्सेज हैं कौन कौन से, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स, इन 3 इंडेक्स में से किसी 2 इंडेक्सेज है उनके नाम आप लिख सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है 3 प्राइस इंडेक्सेज जो हैं इनमें से जनरली या यूजुअली इंडिया में इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए किस प्राइस इंडेक्स का यूज किया जाता है। तो आपका आंसर क्या आएगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स। भारत में थोक मूल्य सूचकांक पर मुद्रास्फीति को मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है लॉसेस फ्रॉम इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति से क्या क्या हानियां हो सकती हैं, तो ध्यान रखना इन्फ्लेशन से क्या क्या हानियां हो सकती हैं, इन्फ्लेशन की क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। यहाँ आपको 3 फैक्ट्स हैं या 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट ध्यान रखना, इन्फ्लेशन के कारण एक कॉमन व्यक्ति है, एक सामान्य व्यक्ति है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, राइट द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन कॉमन मैन। कॉमन मैन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, he has to pay more price for goods and services than the previous prices। देखिए, मान लीजिए आज अपन मार्केट में जा रहे हैं और 1 kg मैंगो के लिए हम 50 रुपए पे कर रहे हैं। 1 किलो आम खरीदने के लिए हम कितनी प्राइस पे कर रहे हैं, कितनी अमाउंट पे कर रहे हैं, 50 रुपए। और 3 दिन के बाद में अगर मैंगो है इसकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है, यानी 60 रुपए पर केजी मैंगो ये बाजार में आपको अवेलेबल हो रहे हैं। इट मीन्स इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट हो गई है और इस सिचुएशन का हम पर क्या प्रभाव पड़ा है, एक सामान्य व्यक्ति पे क्या प्रभाव पड़ा है, उसे क्या करना पड़ रहा है, प्रीवियस जो प्राइसेज है उनकी तुलना में मोर प्राइसेज है वो पे करनी पड़ रही है। तो एक कॉमन मैन पे इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ही हैज टू पे मोर प्राइस देन द प्रीवियस प्राइस। नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है कि इन्फ्लेशन जो है इसका करेंसी की वैल्यू पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, राइट द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द वैल्यू ऑफ करेंसी। करेंसी की वैल्यू पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, द वैल्यू ऑफ करेंसी इज आल्सो डिक्रीज्ड ड्यू टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के कारण मुद्रा की जो कीमत है उसमें कमी आ जाती है। जैसे देखो पहले 50 रुपीज है, इसकी वैल्यू क्या थी, ज्यादा, यानी 50 रुपए से हम क्या कर रहे थे, पहले 1 किलो आम खरीद रहे थे। अब वही 1 किलो आम खरीदने के लिए हमें कितना पे करना पड़ रहा है, 60 रुपए। इट मीन्स 50 रुपए की जो पहले वैल्यू थी वो आज नहीं रही है। तो इन्फ्लेशन के कारण क्या होगा, करेंसी की वैल्यू है वो भी डिक्रीज हो जाती है। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि इन्फ्लेशन जो है इसको अनजस्टिफाइड माना जाता है। ठीक है, इन्फ्लेशन को अनजस्टिफाइड माना जाता है। क्यों माना जाता है, इन्फ्लेशन के कारण जो कोई व्यक्ति अपनी सेविंग्स कर रहा है, अपनी बचतें कर रहा है, सेविंग कर रहा है, उसकी सेविंग है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। और इन्फ्लेशन के कारण जो डेबिटर है, जो बाजार में बैंक से धन उधार ले रहा है, उसको बेनिफिट प्राप्त होता है, इसलिए इसे अनजस्टिफाइड माना जाता है। ठीक है, यहां तक हमारे क्या क्या पॉइंट हो गए, देखो एक बार दोबारा देख लो। राइट द नेम ऑफ द चैलेंज ऑफ इंडियन इकोनॉमी। कौन कौन से चैलेंज हैं, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। और इन 3 चैलेंज में से सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज कौन कौन से हैं, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, कंटिन्यूअस इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज इन्फ्लेशन। व्हाट डू मीन अबाउट प्राइस, एक्सप्लेन प्राइस। ठीक है, प्राइस को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्या डेफिनेशन है प्राइस की, द अमाउंट विच इज पेड टू परचेज एनी गुड और एनी सर्विस इज नोन एज प्राइस। व्हाट डू यू मीन अबाउट जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल क्या है, एवरेज प्राइस ऑफ मैनी आइटम्स और ए ग्रुप ऑफ आइटम्स इज नोन एज जनरल प्राइस लेवल। राइट द नेम ऑफ प्राइस इंडेक्सेस।
which are prepared in India for measurement of inflation. इन्फ्लेशन को मापने के लिए भारत में कौन कौन से प्राइस इंडेक्सेस प्रिपेयर किए जाते हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स। और इन तीनों प्राइस इंडेक्सेस जो है, इनमें से किस इंडेक्स का यूज जनरली या यूजुअली इंडिया में इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए किया जाता है? तो आपका आंसर क्या आएगा? होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है लॉसेस फ्रॉम इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से क्या हानि है? तो हमें ध्यान रखना है इन्फ्लेशन का कॉमन मैन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इन्फ्लेशन का जो हमारी करेंसी है उसकी वैल्यू पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और इन्फ्लेशन है इसको अनजस्टिफाइड क्यों माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है ओवरऑल डिमांड एंड ओवरऑल सप्लाई। ठीक है। हमें पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन अबाउट ओवरऑल डिमांड। तो जो किसी भी देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर, किसी भी देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर जो कुल व्यय होता है उस कुल व्यय को हम क्या कहते हैं? ओवरऑल डिमांड। तो आपसे पूछा जाए कि डिफाइन द टर्म ओवरऑल डिमांड, तो क्या डेफिनेशन लिखोगे? द टोटल अमाउंट या द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स एंड फाइनल सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री इज नोन एज ओवरऑल डिमांड। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है ओवरऑल सप्लाई। किसे कहते हैं ओवरऑल सप्लाई? किसी भी देश के अंदर जो अवेलेबल रिसोर्सेज है या अवेलेबल टेक्निक्स है उनका यूज करके जितनी वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन किया जा सकता है वो अमाउंट क्या कहलाएगी? ओवरऑल सप्लाई। व्हाट डू यू मीन अबाउट ओवरऑल सप्लाई? तो क्या डेफिनेशन लिखोगे? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस इन ए कंट्री इज नोन एज ओवरऑल सप्लाई। नेक्स्ट पॉइंट आपका है डिमांड ड्राइव इन्फ्लेशन या डिमांड रिलेटेड इन्फ्लेशन, या इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। डिमांड ड्राइव इन्फ्लेशन क्या होगी? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति क्या होगी? देखो इससे पहले एक पॉइंट मैं आपको समझा देता हूं। किसी भी देश की इकोनॉमी में जो वस्तु और सेवाएं हैं उनकी प्राइसेज है उनमें चेंज क्यों होता है? उनमें चेंज क्यों होता है? अगर किसी भी देश में ओवरऑल डिमांड और ओवरऑल सप्लाई है उसमें इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। किसी भी देश में ओवरऑल डिमांड और ओवरऑल सप्लाई जो है उसमें इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन होगा। फॉर एग्जांपल देखो, इस क्लासरूम में मान लीजिए 50 स्टूडेंट हैं और सभी स्टूडेंट्स को किसकी रिक्वायरमेंट है? पेन की रिक्वायरमेंट है, और क्लासरूम में अवेलेबल जो पेन है उनकी संख्या कितनी है? 10 है। क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 50 है, और सभी स्टूडेंट्स हैं उनको किसकी रिक्वायरमेंट है? पेन की, और अवेलेबल पेन है वो कितने हैं? 10 है। इस सिचुएशन में देखो ओवरऑल डिमांड है वो क्या है? ज्यादा है, एंड ओवरऑल सप्लाई है वो क्या है? कम है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी, यानी पेन की कीमत क्या है? बढ़ेगी। दूसरी सिचुएशन देखो, मान लीजिए क्लासरूम में स्टूडेंट्स तो कितने हैं? 10, और पेन कितने हैं? 50। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? ओवरऑल जो सप्लाई है वो तो बहुत ज्यादा है और ओवरऑल डिमांड है वो क्या है? कम है। इस सिचुएशन में वस्तु की कीमतें क्या हो जाएंगी? कम। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड चेंजिंग प्राइसेस इन एन इकोनॉमी। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में कीमतों में परिवर्तन के लिए रिस्पॉन्सिबल रीजन क्या है? आंसर क्या रहेगा? इम्बैलेंस बिटवीन ओवरऑल डिमांड एंड ओवरऑल सप्लाई। उसी से रिलेटेड आपका आ रहा है डिमांड ड्राइव इन्फ्लेशन या डिमांड रिलेटेड इन्फ्लेशन। ठीक है। तो डिमांड अगर इंक्रीज होती है और उसके कारण अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? डिमांड ड्राइव इन्फ्लेशन या डिमांड रिलेटेड इन्फ्लेशन। ए टाइप ऑफ इन्फ्लेशन which creates due to increase in overall demand is known as demand related inflation. नेक्स्ट आपका आएगा कॉस्ट ड्राइव इन्फ्लेशन या कॉस्ट रिलेटेड इन्फ्लेशन। क्या डेफिनेशन होगी?
ए टाइप ऑफ इन्फ्लेशन विच क्रिएट्स ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट। ये नाम से आप डेफिनेशन बना लेना। ए टाइप ऑफ इन्फ्लेशन विच क्रिएट्स ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट, वो तो क्या थी, ड्यू टू इंक्रीज इन ओवरऑल डिमांड। ये क्या आ जाएगी, ड्यू टू इंक्रीज इन ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट इज नॉन एज कॉस्ट ड्राइव इन्फ्लेशन या कॉस्ट रिलेटेड इन्फ्लेशन। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपका रीजंस ऑफ इन्फ्लेशन। ये एक बड़ा क्वेश्चन है और आपको पता है इस चैप्टर में एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं। छोटे रूप में अगर आपसे पूछे तो पूछ सकता है राइट एनी 2 रीजंस फॉर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल 2 रीजंस आपसे पूछ सकता है। तो कौन कौन से रीजंस है जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है? तो ध्यान रखना, एक तो अगर मार्केट के अंदर जो करेंसी उसकी सप्लाई ज्यादा होगी, तो करेंसी की सप्लाई ज्यादा होगी तो लोग ज्यादा वस्तुएं खरीदेंगे और इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। दूसरा रीजन आप लिख सकते हो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, उसकी अमाउंट अगर कम है तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या है, डिमांड बढ़ेगी और इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए राइट एनी 2 रीजंस ऑफ इन्फ्लेशन, तो आप क्या लिखोगे, एक रीजन लिखना आप फास्ट ग्रोथ इन द सप्लाई ऑफ करेंसी, सेकंड स्लो ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। और थर्ड पॉइंट एक और भी है, हाई लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द इन्फ्लेशन इन इंडिया। लास्ट पॉइंट है आपका इन्फ्लेशन वाले पॉइंट में मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति नियंत्रण के उपाय। ध्यान रखना बच्चों, यहां से क्वेश्चन आने की 100% संभावना है। इंडिया में देखो इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन है इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो ध्यान रखना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो मेजर्स किए जा सकते हैं, जो उपाय किए जा सकते हैं, इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका आता है मॉनेटरी मेजर्स, इसे हिंदी में बोलते हैं मौद्रिक उपाय, मॉनेटरी मेजर्स, और दूसरा क्या आएगा आपका फिस्कल मेजर्स। तो देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वह इंडिया में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी मेजर्स है वो काम में लेता है। तो आपको पूछ सकता है राइट एनी 2 मॉनेटरी मेजर्स ऑफ आरबीआई फॉर कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की जो कंडीशन है उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के द्वारा कौन कौन से मॉनेटरी मेजर्स है वो यूज किए जाते हैं। तो ध्यान रखना आरबीआई क्या कर सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा चांस है इस क्वेश्चन के आने के लिए आने के। आरबीआई क्या करता है, देखो एक तो आरबीआई क्या कर सकता है, वेरिएशंस या कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ करेंसी। अगर आरबीआई क्या करेगा, मार्केट में करेंसी की सप्लाई है उसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, तो लोगों के पास पैसा क्या है, कम रहेगा, और जब पैसे की शॉर्टेज रहेगी तो डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो आरबीआई पहला पॉइंट क्या लिख सकते हो आप, आरबीआई क्या कर सकता है, कंट्रोल ऑन सप्लाई ऑफ करेंसी। सेकंड पॉइंट आरबीआई क्या कर सकता है, जो इंटरेस्ट रेट है, यानी जो हम बैंक में धन जमा करवाते हैं उस पे बैंक हमें क्या पे करता है, इंटरेस्ट, और जो हम बैंक से क्रेडिट या लोन लेते हैं उस पे बैंक क्या चार्ज करता है, इंटरेस्ट। तो आरबीआई क्या कर सकता है, इंटरेस्ट जो रेट्स हैं इनमें चेंज करके भी इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल कर सकता है। और थर्ड पॉइंट आपका क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, साख या ऋण की उपलब्धता है उसको भी प्रभावित करके आरबीआई है वो इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट है फिस्कल मेजर्स, गवर्नमेंट के द्वारा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से फिस्कल मेजर्स किए जाते हैं, तो उसमें आप ध्यान रख लेना, एक तो टैक्सेशन आएगा आपका, करारोपण। जो गवर्नमेंट है वो जो भी वस्तु और सेवाएं हैं उनका जिनका प्रोडक्शन किया जा रहा है उन पे क्या लगाती है, टैक्स लगाती है। अगर गवर्नमेंट टैक्स की जो अमाउंट है उसको रिड्यूस कर देगी तो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे, उनकी प्राइसेस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एक गवर्नमेंट क्या करती है,
पब्लिक वेलफेयर के लिए जो एक्सपेंडिचर करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर्स जो है उनमें कंट्रोल करके, उनमें चेंजमेंट करके भी इन्फ्लेशन की सिचुएशन है उसको कंट्रोल कर सकती है। और थर्ड, गवर्नमेंट क्या है, पब्लिक जो लोन्स हैं उनकी जो अमाउंट है उसको कंट्रोल करके भी इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल कर सकती है। तो एक आपका पॉइंट कंप्लीट हो गया है, कौन सा, इन्फ्लेशन। एक बार मैं फटाफट दोबारा आपको बता देता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज के टॉपिक में आपको ध्यान में रखना है, राइट द नेम ऑफ एनी टू चैलेंज ऑफ इंडियन इकोनॉमी, राइट द नेम ऑफ टू सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज ऑफ इंडियन इकोनॉमी। What do you mean about inflation? Write the definition of price. What is general price level? Write the name of price indexes which are prepared in India to measure inflation. कौन कौन से प्राइस इंडेक्सेज है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स। और इन 3 इंडेक्सेज में से किस इंडेक्स का यूज जनरली इंडिया में इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए किया जाता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इन्फ्लेशन के कारण क्या क्या हानियां होती हैं। तो राइट द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन ए कॉमन मैन, राइट द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन वैल्यू ऑफ ए करेंसी, व्हाई इन्फ्लेशन इज कंसिडर्ड या कॉल्ड एज अनजस्टिफाइड। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, व्हाट डू यू मीन अबाउट ओवरऑल डिमांड, व्हाट डू यू मीन अबाउट ओवरऑल सप्लाई, व्हाट डू यू मीन अबाउट डिमांड ड्राइवन या डिमांड रिलेटेड इन्फ्लेशन। तो नाम से हो जाएगा ए टाइप ऑफ इन्फ्लेशन which creates due to increase in overall demand. What do you mean about cost trend inflation? Write any 2 reasons of inflation. Measures to control inflation most important. इंडिया में इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जो मेजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा जो मेजर्स यूज किए जाते हैं, उन मेजर्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका क्या आएगा, मॉनेटरी मेजर्स, और एक क्या आएगा आपका फिस्कल मेजर्स। मॉनेटरी मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मॉनेटरी जो मेजर्स हैं वो किसके द्वारा काम में लिए जाते हैं, आरबीआई के द्वारा। और आरबीआई है वह इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से मॉनेटरी मेजर्स यूज करता है। किन्हीं 2 मॉनेटरी मेजर्स के नाम अगर हमें एग्जाम में पूछ लिए जाए तो हम क्या लिखेंगे, आरबीआई क्या करता है, वेरिएशन इन सप्लाई ऑफ करेंसी, कंट्रोल ऑन क्रेडिट या लोन, या कंट्रोल ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट और लोन। और थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, वेरिएशंस इन इंटरेस्ट रेट, ब्याज दरों में परिवर्तन। और फिस्कल मेजर्स में क्या क्या पॉइंट्स आएंगे आपके, टैक्सेशन आ जाएगा, करारोपण। सेकंड क्या रहेगा, कंट्रोल ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक लोन्स, और एक क्या रहेगा, कंट्रोल ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर। ओके, बेस्ट ऑफ लक। एक बार इनको फटाफट आप